हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर अड्डा। और आज हम डिस्कस करेंगे एसीएस 2022, जो कि इसका परीक्षा कल हुआ था 28 अगस्त। पेपर का जो लेवल था वो लेवल हम मान सकते हैं मॉडरेट से हाई रहा है। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसी के लेवल का टेक्निकल पेपर है, ऐसा मान सकते हैं। नॉन टेक तो बहुत ज़्यादा हार्ड था। नॉन टेक वाले पोर्शन में 85 से 90 क्वेश्चंस अगर सही हो रहे हैं तो एक अच्छा अटेम्प्ट माना जा सकता है। एज पर अभी हमारे पास जितने लोगों से बात किया है उसके हिसाब से ये मार्क्स हम कट ऑफ बता रहे हैं, और हमने खुद एनालिसिस किया है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि 85 से अगर 90 क्वेश्चन किसी ने सही किया है नॉन टेक में, पहला पेपर में नॉन टेक जीएस पोर्शन, उसमें 85 से 90 क्वेश्चन किसी ने सही किए हैं, अगर सही आ रहे हैं मतलब मिला है कहीं से भी, तो वो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट, बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। और इसके बाद हम टेक्निकल की बात करेंगे और पेपर में जो एनालिसिस किए हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके सॉल्यूशंस जो है वो नॉर्मली हम एसीएस के तैयारी में नहीं करते हैं उतनी तैयारी कि उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सके। तो इस प्रकार का हमारा क्वेश्चंस भी मिलेगा, और हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो पार्ट टू पार्ट पूरा डिटेल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विथ हम देंगे। अभी सिर्फ आंसर की बात करेंगे, और हो सकता है कुछ आंसर्स आप लोगों ने पढ़ा है वो मैच ना करे तो कमेंट में बताइएगा। और इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, तो वहाँ से आप नंबर निकाल करके व्हाट्सअप कर सकते हैं कि किसी आंसर्स में अगर आपका मैच नहीं कर रहा है या हमारा आंसर अलग है तो कर सकते हैं। इसके अलावा जब आंसर किया आएगा तो दावा पत्ती की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव जो टेस्टिंग होता है वो किया जाता है कंक्रीट के लिए, जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है, डाइन पेनिट्रेंट टेस्टिंग है, और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है। जनरली ये हमको याद रहता है, और ये दोनों उतना नहीं पढ़े होते हैं, बट ये दोनों टेस्टिंग भी होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के लिए। तो ये जो तीनों टेस्ट है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है कंक्रीट के लिए। गुड ब्रिक अर्थ कंटेंट, तो गुड ब्रिक अर्थ कंटेंट कंटेंट्स ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन ऑक्साइड उसमें मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, इसके अलावा 3-4 चीज़ और मिलते हैं, तो ये दोनों भी हमारा मिलता है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सी। फ्लाई एश ब्रिक में सैंड, लाइम, मैग्नीशियम, तीनों, मैग्नीशियम क्लोराइड तीनों है। ये क्वेश्चंस जो है वो आया है गुप्ता एंड खुरमी की एक बुक आती है, गुप्ता एंड खुरमी, इसकी एक किताब आती है, वहीं से ये सब सवाल उठाए गए हैं। बहुत सारे सवाल गुप्ता एंड खुरमी से डायरेक्टली उठाए गए हैं। जितने भी डैश डैश टाइप का जो भी मतलब ब्लैंक फिल करने वाला क्वेश्चंस है, हम मान सकते हैं कि गुप्ता एंड खुरमी से उठाया गया है। बहुत सारे सवाल गुप्ता एंड खुरमी से उठाया गया है। तो तीसरा का ये हो गया सी। चौथा का सीमेंट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो सीमेंट जो बनाने का जो प्रोसेस होता है एक ड्राई प्रोसेस होता है, ये भी हम पढ़े, वेट प्रोसेस होता है ये भी पढ़े हैं, तो इसका मतलब ये दोनों सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है नॉर्मल कंसिस्टेंसी। नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय। नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट जो होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए विकेट अपरेटस यूज़ किया जाता है, लीचेटलियर साउंडनेस के लिए यूज़ किया जाता है, ये साउंडनेस के लिए यूज़ किया जाता है। रिमॉन्ड हैमर टेस्ट ये कंक्रीट के लिए होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पांचवा का बी, ए सेट है, ए सेट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। इसके बाद साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय, तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय लीचेटलियर अपरेटस होता है। इसके अलावा ये होता है फ्री लाइम के लिए, और फ्री लाइम के अलावा और भी जो साउंडनेस होते हैं, इसके अलावा जो भी और साउंडनेस होते हैं और दूसरे मटेरियल की वजह से, तो उसके लिए ऑटोक्लेव टेस्ट यूज़ किया जाता है। विकेट नीडल्स हो गया हमारा ये कंसिस्टेंसी के लिए, रिबॉन्ड हैमर टेस्ट हो गया हमारा कंक्रीट का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो छठवां का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। सातवां देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कंक्रीट, इज द टाइप ऑफ कंक्रीट। वो कंक्रीट का टाइप क्या है, रेनफोर्समेंट आरसीसी हम देखते ही हैं, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। प्री स्ट्रेस देखते हैं,
प्री स्ट्रेस का मतलब प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन ये दोनों होता है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है, प्री कास्ट कंक्रीट होता है जो हम पहले बनाते हैं उसके बाद फील्ड में उसको रखते हैं। जनरली ये भी यूज किया जाता है प्री कास्ट, जैसे कि प्री कास्ट हो गया और एक होता है एक साइट में बनाते हैं, एक प्री कास्ट होता है और एक साइट में बनाया जाता है। तो ये अलग अलग टाइप के, तीनों टाइप के जो होते हैं वो सभी एक कंक्रीट के टाइप है। उसके बाद अगला जो है 8वां, तो जो 7वां का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, इसके लिए हो जाएगा ऑटोक्लेव्स। फिर 8वां वेराइटीज ऑफ द फायर ब्रिक्स इंक्लूड, तो ये जो होता है वो तीनों टाइप का होता है, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। ये आपको एसएससी एंड गुप्ता की मिक्स बुक होती है, एसएससी और खुरमी की, सॉरी गुप्ता एंड खुरमी की एक किताब होती है, गुप्ता एंड खुरमी की एक मिक्स किताब होती है, वहाँ पे ये सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। 8वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नवा क्वेश्चन, गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक शुड बी यूनिफॉर्म शेप होता है और स्टैंडर्ड इन साइज होता है। एंगुलर शेप का हम नहीं बनाते हैं और नॉन यूनिफॉर्म शेप का भी नहीं बनाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 10वां नंबर का देखते हैं, गुड क्वालिटी ब्रिक शुड बी गिव व्हेन स्ट्रक्ट ईच अदर, तो दो ब्रिक को अगर अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है और दोनों ब्रिक को हम स्ट्रक्ट करते हैं तो वहां से हमको मेटेलिक साउंड मिलना चाहिए। उसके बाद है 11वां नंबर, एल्यूमिना इन सीमेंट प्रोवाइड, एल्यूमिना का काम क्या होता है कि सेटिंग टाइम को वो मतलब रैपिड सेटिंग होने के लिए दिया जाता है और इसकी प्रभाव को कम करने के लिए हम उसमें जिप्सम मिलाते हैं, तो जो ये होता है ये सेटिंग के काम में आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11वां का जो आंसर हो जाएगा एल्यूमिना इन सीमेंट प्रोवाइड क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी के लिए। उसके बाद हम देखते हैं आगे 12वां नंबर देखते हैं, कंक्रीट कंस्टिट्यूएंट इंक्लूड, तो कंक्रीट में क्या क्या होता है, तो कंक्रीट में होता है हमारा सीमेंट होता है, सैंड होता है, प्लस एग्रीगेट होता है, प्लस वाटर होता है, ये सब मिला करके हमारा कंक्रीट मिलता है। तो सीमेंट होता है और कोर्स एग्रीगेट होता है, सही बात है, फाइन एग्रीगेट भी होता है और वाटर भी होता है, मतलब कि ये दोनों मिला के जो ऑप्शन हो रहा है वो मैसन सी मैच कर रहा है, तो इसका हो जाएगा सी। उसके बाद फिर हम अगला देखते हैं, अगला है एंगल सेक्शन टाइप्स इंक्लूड, तो एंगल सेक्शन दो टाइप का होता है, एक इक्वल एंगल होता है जिसके दोनों लेग बराबर होते हैं और एक अनइक्वल होता है जिसके एक लेग अलग होता है और एक लेग अलग होता है। तो ये दोनों टाइप का होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल होता है, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल होता है, मतलब कि दोनों टाइप का होता है। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। फिर जो 18 है, 18 गाइडलाइन यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर मेंबर, तो इसके लिए हो जाएगा SP6, इसके लिए हो जाएगा SP6। उसके बाद अगला है 19 नंबर, यूनिट मास ऑफ द स्टील कैन बी टेकन एज, तो यूनिट मास ऑफ द स्टील ये होता है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब 7850 हर जगह पे तो लिखा हुआ है, लेकिन यूनिट मैच करते हैं, किलोग्राम भी लिखा हुआ है लेकिन किसी में मीटर क्यूब नहीं लिखा है, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 19 का आंसर हो जाएगा डी। सॉरी। उसके बाद 20 देखते हैं, हार्डनेस ऑफ स्टील कैन बी डिटरमाइन, तो स्टील का हार्डनेस निकालने के लिए हमारे पास 3-4 मेथड होते हैं, जिसमें से होता है विकस हार्डनेस मेथड, रॉकवेल्स और ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट। तो ये सब जो होते हैं वो स्टील के हार्डनेस, और ये जो ब्रिनेल हार्डनेस है वो डिफरेंट और भी होते हैं, हार्डनेस नंबर के टर्म्स में होता है वो, और भी जो एग्रीगेट हो गया और अदर मटेरियल होता है, बिल्डिंग मटेरियल, उनका भी टेस्ट करने के लिए होता है। तो हार्डनेस ऑफ स्टील कैन बी डिटरमाइन बाय ये वाला विकर हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल टेस्ट और ब्रिनेल टेस्ट, ये तीनों मिला के होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी आंसर सही होगा, तो 20 का आंसर डी। उसके बाद अगले पेज पे आते हैं, ये 21 नंबर, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर टेकन फॉर साइट वेल्डिंग इन डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बट वेल्ड, तो बट वेल्ड है, बट वेल्ड के लिए हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं 1.25 लेते हैं हम शॉप के लिए, और
1.5 लेते हैं हम फील्ड के लिए, तो इसके हिसाब से जो आंसर मैच कर रहा है वो है सी नंबर। उसके बाद अगला देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉरी डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन इन स्टील स्ट्रक्चर आर। तो जो कनेक्शंस होते हैं वो दो टाइप का होता है, एक होता है बोल्टेड और एक होता है वेल्डिंग और एक होता है रिवेटिंग। ये दोनों सेम टाइप के होते हैं, वेल्डिंग होते हैं और वेल्डिंग का डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। तो वेल्टेड भी रिवेटेड भी होता है, बोल्टेड भी होता है और रिवेटेड, बोल्टेड और वेल्डेड, ये तीन टाइप के कनेक्शंस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद 23 नंबर देखते हैं द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेंथ। तो शियरिंग स्ट्रेंथ, तो रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेंथ का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं शियर मॉडुलस, और इसी को जी के नाम से भी, इसको जी के हमारा जो इसका दर्शाने का तरीका है उसको हम बोलते हैं, जी से हम दर्शाते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उसके बाद हम अगला देखते हैं सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो, तो सिलेंडरनेस रेशियो ये होता है एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये इसमें से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ टू करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये तो नहीं होता है, लेंथ तो होता है लेकिन कौन सा लेंथ होता है, इफेक्टिव लेंथ होता है। तो ये ऑप्शन भी टिक लगा सकते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो इफेक्टिव लेंथ टू द करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ डायरेक्शन होता है, इसमें इफेक्टिव लेंथ ही लिया जाता है। तो 24 का हो जाएगा डी। उसके बाद आता है हमारा 25। तो एज पर द IS 804 डिजाइन बैटेंड कॉलम, तो बैटेंड कॉलम का जो डिज़ाइन होता है वो सिमेट्रिकल किया जाता है हमें, मतलब कि इधर के दो मेंबर हैं और इसके पीछे भी जो दो मेंबर होंगे उनको हम बैटेंड करते हैं, तो सिमेट्रिकल ही किया जाता है जनरली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। उसके बाद 26 देख लेते हैं द एरिया ऑफ द बेस फॉर द कॉलम इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 350 हैविंग 2 प्लेट दिया हुआ है। क्वेश्चन है इसमें क्या करना था हमको, इस पर करना कि हम 20 ग्रेड का दिया हुआ है, इसके हिसाब से कंक्रीट का कितना एरिया लगना है। तो हमको देखना है जो बेस प्लेट होता है वहाँ पे जो शियरिंग होता है वो होता है 0.45 FCK का लोड लेता है। तो इसके हिसाब से हमको एरिया निकालना था, तो इसके हिसाब से हम जो एरिया निकालेंगे वो हो जाएगा हमारा 5 टाइम्स ऑफ 0। उसके बाद 7 देखते हैं द बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विथ। तो बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसका वन डायरेक्शन जो होता है वो लंबा होता है और जो अदर डायरेक्शंस होता है वो पहले के हिसाब से दूसरा होता है, तो इसको बोला जाता है बीम। और अगर दोनों डायमेंशन लगभग मैच कर रहा है तो उसको बोला जाता है स्लेब। तो इसमें जो ऑप्शन मैच करेगा वो हो जाएगा एक, लेंथ कंसिडरेबल लार्ज अदर देन 2 डायमेंशंस। उसके बाद 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर इफ द पॉइजन रेशियो ऑफ मटेरियल इज 0.5 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज। तो ई पूछा गया है वो होता है 2G1 + म्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 3 टाइम्स ऑफ द शियर मॉडुलस के बराबर हो जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं इसके बाद हम अगला देखते हैं सॉरी 29 द मैक्सिमम मूवमेंट डेवलप्ड द सिंपली सपोर्टेड बीम इफेक्टिव स्पान 1.5 मीटर कैरिंग द कंसंट्रेटेड फैक्टेड कंसंट्रेटेड लोड 360 किलो न्यूटन। तो ये हमको करना था, यहाँ पे बीच में लग रहा है, तो इसके लिए हो जाता है WL/4। तो WL/4 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 30 नंबर का सवाल देखते हैं द फॉलोइंग स्पेशल कंसिडरेशन आर रिक्वायर्ड इन स्टील डिजाइन। तो स्टील डिजाइन हम करते हैं तो क्या क्या कंसिडरेशन लिया जाता है, साइज एंड शेप, सही बात है, उसका थिकनेस, लेंथ और अदर डायरेक्शन भी लिया जाता है, बकलिंग एंड मिनिमम थिकनेस भी हर जगह पढ़ा जाता है कि अगर हम लेसिंग बार डिजाइन कर रहे हैं तो उसका मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए, उसका मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए,
फिर उसके अलावा अगर कॉलम डिजाइन कर रहे हैं तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन देखा जाता है, उसका लैम्डा देखा जाता है, उसका स्लेंडरनेस रेशियो देखा जाता है। तो ये बकलिंग कंडीशन में वो सब देखा जाता है। कनेक्शन डिजाइन हम देखते हैं कि बोल्टिंग है तो उसके हिसाब से कैसा डिजाइन होगा, वेल्डिंग है तो कैसा डिजाइन होगा, रिवेटिंग है तो कैसा डिजाइन होगा। तो ये जो सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। तो जो 30 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। उसके बाद हम 31 नंबर देखते हैं। अ बीम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू। तो जो बीम होता है उस पर ऊपर से लोड आता है और इस लोड को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड। तो इसमें हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स लोड। एक्सियल लोड बहुत कम आता है, उसको जनरली नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि जो हमारा ये CGPSC है वो कौन सा आंसर लेता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये है, एक्सियल लोडिंग बहुत कम आता है, किसी किसी में बीम बोला जाता है, जैसा कि हमारा हो गया परलिन्स। परलिन्स एक प्रकार का बीम होता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोडिंग होता है, उसमें बेंडिंग मोमेंट को हटाया जाता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो एक्सियल लोडिंग भी आता है। तो अब देखते हैं PSC कौन सा आंसर लेता है। तो इसमें A आंसर भी है अप्रोप्रिएट आंसर और C आंसर भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से अब देखते हैं। तो हमने अभी तक मान के चला है कि ट्रांसवर्स लोडिंग को लेगा। उसके बाद फिर 32 नंबर है, इन द ग्रिलेज फुटिंग द मैक्सिमम शियर फोर्स अकर्स एट। तो मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे होगा, जब ग्रिलेज फुटिंग बनाएंगे तो उसके एज में होता है, जो बेस प्लेट होता है उसके एज में होता है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन आता है, एरिया वहाँ पे अचानक से रिड्यूस हो जाता है जिसके कारण स्ट्रेस का कंसंट्रेशन होता है। तो एज ऑफ द बेस के पास मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। उसके बाद अगला हम देखते हैं For the steel, for Fe 415 steel, the value of ratio of limiting depth of neutral axis, इसके लिए पूछा है 415 के लिए। तो सबको याद रहता है 415 के लिए 0.48, ये होता है 250 के लिए और ये होता है 500 के लिए। उसी के जस्ट नीचे पूछा है 500 के लिए और 500 के लिए दे दिया, उसका डायमेंशंस दे दिया है। तो 500 के लिए इस वाले डायमेंशंस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये आंसर। तो 34 का हो जाएगा C। उसके बाद हम आते हैं 35 नंबर का सवाल। 35 नंबर का जो सवाल है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, अंदर एनफोर्समेंट सेक्शन है। तो पहले ये फेल होगा, इसके हिसाब से निकालेंगे। तो स्टील पहले फेल होगा तो 0.87 Fy AST इंटू लीवर आर्म करते हैं, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमको ए आंसर मिल जाएगा। इसका डिटेल में सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे पार्ट में। उसके बाद फिर हम अगला देखते हैं। 36 नंबर, द बॉन्ड डेवलपमेंट बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट इज कॉज्ड ड्यू टू। तो बॉन्ड की बात किया जा रहा है, तो बॉन्ड किसकी वजह से होता है कि मान के चलते हैं कि हमारा कॉन्क्रीट है, इसके अंदर हम किसी भी स्टील को हम इम्बेड करते हैं तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो किसकी वजह से होगा। तो ये हो सकता है एडहिशन, ये सीमेंट एडहिशन हो रहा है, एडहिशन आ रहा है तो एडहिशन है केमिकल एडहिशन, उसमें केमिकल मिला हुआ है जो भी है बाइंडिंग मटेरियल जैसा कि लाइन, तो वो उसकी वजह से केमिकल एडिशन हो गया। ग्रिपिंग एक्शन, ग्रिप लेंथ हम निकालते ही हैं तो वो हो गया हमारा ग्रिपिंग एक्शन, जितना लंबा वो पकड़ा हुआ है तो उसका ग्रिपिंग एक्शन हो गया। प्लस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, इसके बीच में फ्रिक्शन आएगा ही आएगा। इसके अलावा मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, तो इंटरलॉकिंग भी होता है कि जो हमारा जो बार होता है उसको मैकेनिकली बनाया जाता है, मैकेनिकली ट्रीटेड बार TMT जिसको बोलते हैं। तो उसमें राउंडेड दिया जाता है जो पकड़ बना के रखता है, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। उसके बाद 37 नंबर देखते हैं, द डक्टाइल फेलियर पैटर्न इज यूजुअली ऑब्जर्व। तो डक्टाइल फेलियर किस में होगा, जो डक्टाइल मटेरियल होगा। स्टील जो है वो डक्टाइल मटेरियल है, कंक्रीट और सैंड है ये ब्रिटल मटेरियल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37 का A। सॉरी। उसके बाद हम आगे आते हैं 38 नंबर पे, द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम फॉर स्पान अप टू 10 मीटर इज टेकन एज। तो अलग अलग के लिए किया जाता है। कैंटिलीवर के लिए 7 होता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए होता है 20 और कॉन्टिन्यूअस के लिए होता है 26। तो इसके लिए पूछा है, हर एक बार पूछा जाता है इन तीनों में से कोई भी एक। ये इसके बाद फिर अगला देखते हैं, ordinary mild steel and deformed bars used in RCC are not used in pre-stressed concrete because they are ill strength देखा जाता है। मतलब कि Fe
जो होता है 415 या फिर एफई जो होता है वो 500, ये सब यूज नहीं किया जाता है प्री स्ट्रेसिंग के लिए। उसमें एफई का अलग वर्जन यूज़ किया जाता है जो कि एफई 800 या फिर इससे ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे जो ये होता है ये नंबर बताता है एफ आई मतलब कि इल्ड स्ट्रेंथ को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इल्ड। उसके बाद फिर हम आगे आते हैं। चालीस नंबर पे अब देखिए 40 41 एक ही जगह से पूछा गया है। प्री टेंशन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? अगर प्री टेंशन कर रहे हैं तो M40, अगर पोस्ट टेंशन कर रहे हैं तो M30, और इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग कैन बी डन। तो प्री स्ट्रेसिंग कैसे किया जाता है? प्री स्ट्रेसिंग किया जाता है प्री टेंशन के थ्रू भी किया जाता है, पोस्ट टेंशन के थ्रू भी किया जाता है, अलग अलग मेथड होते हैं। तो ये दोनों मेथड यूज़ किया जाता है। इसके लिए सी आंसर, 41 के लिए ये आंसर, और 40 के लिए हमारा हो जाएगा डी। हो सकता है कि इसमें से सभी ने सही किया होगा। इसमें कुछ पार्ट्स जो हैं इधर के, जो शुरू के पार्ट थे ए सेक्शन में, ये शुरू के पार्ट है, बहुत आसान नहीं, मतलब थोड़े से हैं, थोड़े कम समय में बन जाएंगे। बाकी आगे के थोड़े से लेंदी हैं। उसके बाद 43, आरसीसी बीम इन विच स्टील रेनफोर्समेंट यूज्ड इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन साइड। जब टेंशन साइड और कंप्रेशन साइड दोनों साइड जब हम स्टील यूज़ करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो 43 का हो जाएगा बी। इसके बाद अगला है हमारा 44 नंबर। 44 में देखते हैं, एज पर द IS 456 मैक्सिमम स्ट्रेन आउटर मोस्ट। तो इसका एक ग्राफ बनता है। तो हमने देखा है कि यहाँ तक होता है, फिर यहाँ तक मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक जाते हैं जो कि 0.0035 तक हम पहुँचते हैं। तो इसका अलग से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी होता है, इसका ब्लॉक भी बनता है। वो डिपेंड करता है कि हम कौन से मेथड से बना रहे हैं, WSM या LSM। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 45 नंबर, न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस एट विच स्ट्रेस। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऐसा बनता है, यहाँ पे ऊपर में जनरली कंप्रेशन होता है। वो डिपेंड करता है किस टाइप का बीम है। तो ऊपर में एक होता है और नीचे में एक डिफरेंट टाइप का होता है, किसी को प्लस किसी को माइनस बोलते हैं। और बीच में हम देखते हैं प्लस से माइनस जा रहा है तो वो जीरो होता है। तो वहाँ पे जो सेंटर न्यूट्रल एक्सिस उसी को बोल दिया जाता है जहाँ पे स्ट्रेस हमारा जीरो हो जाता है। उसके बाद फिर अगला है 46 नंबर। 46 नंबर है। 46 नंबर, द हाइड्रोलिक प्रेस हैज़ अ रैम 150 mm एंड प्लंजर 20 mm डायमीटर ऑफ द प्लंजर हैज स्ट्रोक 0.4 मीटर एंड मैक्स 30 स्ट्रोक्स पर मिनट, डिटरमाइन द रेट एट वेट लिफ्ट। तो ये इस टाइप का हमारा अरेंजमेंट रहता है। इसमें एक प्लंजर लगा हुआ रहता है, इस पर हमको पर स्ट्रोक के हिसाब से दिया हुआ है। इसको जब प्रेस करेंगे तो इस पे कितना स्ट्रोक, इस पे कितना लोड आने वाला है वो हमको निकालना होता है। तो प्लंजर के हिसाब से दिया गया है कि 1 मिनट में इतना हो रहा है, 40 हो रहा है, तो इसके हिसाब से होगा। अगर 150 के हिसाब से करेंगे तो वो कितना होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, 20 के हिसाब से होता है। तो जो इसमें हम फोर्स को जनरली फोर्स को दोनों साइड इक्वेट करते हैं, दोनों साइड फोर्स को दोनों साइड हम स्ट्रेसेस को इक्वेट करते हैं। तो ये हो जाता है इसका स्क्वायर, और इसके हिसाब से जो भी हमारा मैच कर रहा है ये 0.4 इंटू पर मिनट में 30 हो गया। उसके बाद 150 के लिए हमको जो भी करना है वो 150 के लिए किए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 0.21 पर मिनट। अब देखते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन दिया और स्टडी स्टेट 2 डायमेंशनल स्टेट दिया और यू और वी यहाँ पे पूछा गया एक्सेलरेशन। तो एक होता है AX निकालेंगे, एक बार निकालेंगे AY। दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करने के बाद ये अलग फार्मूला होगा, ये वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद हमारा AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का रूट निकाल लेंगे। तो जो नियरेस्ट आंसर होगा वो हमारा अप्रोक्सीमेट 31 के आसपास आ रहा है। इसमें मैच नहीं कर रहा था। अब देखते हैं आप लोग अगर किसी ने सॉल्व किया होगा तो देख लीजिएगा। हमारे हिसाब से जो अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा था वो आ रहा था 38.58। उसके बाद जो ये इसका डी आंसर। अब देखते हैं 48, द पाइप थ्रू विच
is flowing water having 20 centimeter and 10 centimeter at cross section A1 and 2 respectively. The velocity of water at section 1 is 4 मीटर पर सेकंड. द रेट ऑफ डिस्चार्ज एट सेक्शन वी. तो इस प्रकार का हमारा पाइप है जिसमें दो जगह पे सेक्शन दिया हुआ है. यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का दिया है, इधर कहीं पे 20 सेंटीमीटर का दिया है. यहाँ पे डिस्चार्ज दिया हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन डिस्चार्ज दोनों जगह पे सेम होगा. तो यहाँ पे आप डिस्चार्ज कैलकुलेट करिए या फिर यहाँ पे डिस्चार्ज करिए, कैलकुलेट करिए. दोनों डिस्चार्ज हमारा जो आने वाला है वो सेम है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी. उसके बाद फिर हम आगे आते हैं. A jet of water 6 centimeter diameter velocity 15 मीटर पर सेकेंड और एक किसी भी प्लेट से यहाँ पर टकरा रहा है, उसके लिए सवाल पूछा गया. तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, रो ए इंटू वी स्क्वायर लगाना था, जिसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ रहा है. उसके बाद 50 नंबर का सवाल है, डायमेंशनल्स ऑफ माइनिंग कोफिशिएंट एन निकालना था. तो ये होता है वेलोसिटी इक्वल टू 1/n आर की पावर में 2/3 इंटू एस की पावर में 1/3. ये होता है यूनिटलेस, यहाँ से इसका यूनिट होता है मीटर के टर्म्स में होता है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे. पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा ए. तो 50 का आंसर हो जाएगा हमारा ए. उसके बाद 51 नंबर देखते हैं. 51 नंबर देखते हैं कि एक पाइप दिया हुआ है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे दिया हुआ है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे हमको वेलोसिटी निकालना है. यहाँ पे 2 सेंटीमीटर वेलोसिटी निकालना है. तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे क्या फॉर्मूला होता है. तो उसके लिए होता है 1/4 म्यू इंटू माइनस डी पी अपॉन डी एक्स माइनस इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. इस टाइप का कुछ फॉर्मूला होता है, इसको सॉल्व करेंगे. तो एक बार यहाँ से डी पी बाई डी टी ये वाला टर्म्स निकलेगा, फिर सेंटर पे होता है मैक्सिमम, तो उस मैक्सिमम को निकालेंगे, सॉल्व करेंगे. तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बी. यहाँ से हम डायरेक्टली आंसर बताते जा रहे हैं. इसका जो सॉल्यूशन होगा वो डिटेल जब एक्सप्लेन करेंगे तो बता देंगे. अभी हम डायरेक्टली आंसर पे आते हैं. किसी को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस का डाउट होगा तो आप लोग दिए गए नंबर्स पे क्वेरी कर सकते हैं. 52 का आंसर हो जाएगा 1556 बी. 53 का जो आंसर है 4318. उसके बाद 54 है. 54 का जो आंसर है वो एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा था, जो अप्रोक्सीमेट आंसर था, जो अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा था हमारा वो आ रहा था डी. अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा था 0.16. फिफ्टी फोर के बाद आते हैं 55 में. 55 का जो आंसर है वो है बी. 56 का आंसर बी. 56 का आंसर बी. 57 का जो आंसर है वो है बी. डिटेल में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, लेंदी होगा. इधर का जो प्रोसेस है ये सब बता दे रहे हैं, आगे हम इस पर बताएंगे, ज़रूर बताएंगे. आप लोग कमेंट कर दीजिएगा किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस का होगा तो आंसर अगर इधर से मिस्टेक हो रहा है, बाई मिस्टेक हो रहा है, तो आप लोग उसको करेक्ट करके बता दीजिएगा. इसके बाद कट ऑफ बताएंगे 1-2 दिन में, कि हमारे पास जितने भी जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो चर्चा करके सब बात बता देंगे. इसका जो आंसर है 58 का है डी. 59 का है सी. 60 का है ए. 61 का है बी. 62 का है ए. 63 का है सी. 64 देख लीजिए. 64 का जो रेंज आ रहा है ये बी और सी इन दोनों के रेंज में आ रहा है. अब इसमें से पता नहीं क्या ले सकता है. इसने बोला है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रेंज इन दोनों के बीच में रेंज आ रहा है, स्टेबिलिटी नंबर निकाल रहे हैं, तो अब इन दोनों में से रेंज ले सकते हैं. इसका जो रेंज होता है स्टेबिलिटी नंबर का 0.25 से 0.3. अब ये दोनों निकाल करके फॉर्मूला तो सबको याद होगा, सी बाई जो भी होता है वहाँ से, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है.
तो यहाँ से कुछ भी आंसर लिया जा सकता है। तो जो मिनिमम पूछा है तो मिनिमम ये हो सकता है 0.21, और ये दोनों में से रेंज है। उसके बाद 65 है, 65 का है बी, और 66 का है ए, 67 का है 67 का है ए। 67 का पैसिव अर्थ प्रेशर पूछा है, पैसिव के लिए होता है 45 माइनस 5/2, और एक्टिव के लिए होता है 45 प्लस 5/2। तो यहाँ पे काफ़ी लोग गलत किए होंगे। 68 का है 20, फॉर्मूला बेस्ड है। 69 का है बी, 73 का दो आंसर मैच कर रहा है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद है हमारा 74, 74 का है सी, 74 का है सी। फिर 75, 75 का है बी, 76 का है ए, 77 का है डी, 78 का है डी, 78 है डी। और इसके अलावा अगर किसी को क्लासेस करना हो तो हमारा जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो रहा है अभी 5 तारीख से। काफ़ी लोग क्वेरी किए कि एग्ज़ाम के बाद हो, और 22 तारीख से चालू हुआ है। तो एक आध सब्जेक्ट जो हमारा मिसिंग हो जाता है वो कंप्लीट हो जाएगा। किसी को क्लास करनी हो तो आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 79 का है बी, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली टेस्ट से और कुछ नोट से तो बहुत सारे हैं डायरेक्टली जो क्लास में कराया हुआ है। 80 का है सी, 80 का है सी, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इंपोर्ट। यहाँ इंपोर्ट हो रहा है, थोड़ा समय दीजिएगा। एटी वन का है 7, 81 का है 7, इसका है बी। 5 डाटा दिया हुआ था, एक डाटा एक बार आएगा, एक बार में आ रहा है। इसका 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 आ रहा है 6.8। अब फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे 5 तो 6.8 आता है। उसके बाद फिर इसको एलिमिनेट करना होता है, फिर इन 4 के लिए कैलकुलेट करना होता है। तो 28 डिवाइडेड बाई 4 होता है 4 टाइम्स के लिए, फिर ये आंसर उसका आ जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मिस्टेक किए होंगे। बी, इसका जो 82 का है बी, 83 का है 9 आवर, इसका स्क्वायर के साथ वो डिपेंड करेगा। उसके बाद है 84, 84 का है 2। यहाँ पे काफ़ी लोग मिस्टेक किए होंगे, यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत होता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे ए और डी में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा। फिर 85 है, 85 का है डी। 86 है, 86 का है बी। ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, ये थोड़ा कठिन सवाल है, कॉन्सेप्चुअल है, इसमें अच्छा खासा कॉन्सेप्ट ये नहीं, ये रेजाइम का डायरेक्ट फार्मूला है, ये उतना कठिन नहीं था। इसके बाद है 87, 87 का ये वाला कठिन सवाल है। यहाँ पे जो एफ है, जो विंड है, जो विंड का जो फैक्टर है, ये अगर 32 किलोमीटर से ज़्यादा होता है तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है 0.032 इंटू वी इंटू एफ। तो यहाँ से हमारा एक फैक्टर आता है HW, हाइट ऑफ द, वहाँ से हाइट आता है इसका वेव का हाइट। अब इस वेव के हाइट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 19.62 इंटू हाइट ऑफ द वेव का स्क्वायर, तो वहाँ से हमको ये वाला आंसर मिल जाता है। 88 का हो जाएगा ए,
89 है, 89 का हो जाएगा हमारा राइट एंगल। ये भी आसान सवाल था, उसी से दिया गया है, खुरमी से, गुप्ता और खुरमी का जो मिक्स है। 90, जब डाउन स्ट्रीम सीट फाइल नहीं होता है तो वहाँ पे जो हमारा एग्जिट ग्रेडियंट हो जाता है वो हो जाता है इन्फिनिटी। फिर ये 91 है, 91 का ट्रायंगल वाला होता है, यहाँ पे बेस का पूछा है। एक स्लाइडिंग के केस के लिए होता है और एक होता है नो टेंशन के केस के लिए, तो दोनों के लिए अलग अलग हाइट होता है। यहाँ पे नो टेंशन के लिए पूछा था, तो नो टेंशन के लिए हमारा डी आंसर हो जाएगा। 92, 92 का जो आंसर है, 92 का आंसर वो आ रहा है 200 के आसपास आ रहा था 75 करने के बाद, 75% लेने के बाद। विल्टिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया है, तो विल्टिंग पॉइंट नहीं दिया तो 75% लेने के बाद 200 के आसपास आ रहा है, नहीं तो आ रहा है हमारा 266% के आसपास। तो इसमें से आंसर अगर आप लोग का मैच कर रहा होगा तो उसको सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद फिर हम आगे आते हैं 93 में। 93 में इसका आंसर है ए। 94 है, 196। इसमें ये करना था कि ये जो पाइप्स हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, इनको इक्विवेलेंट करना था, और इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करना होता है, उनका जो एक्सियल स्टिफनेस होता है, E/A/L एक्सियल स्टिफनेस है, उनको इक्वल करना था। उसके हिसाब से फिर आखिरी में फिर उसमें डिफ्लेक्शन निकालना था। फिर 95 है, 95 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 7.5 मेगापास्कल के आसपास। तो 7.5 मेगापास्कल ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डाउट में रखे हैं। इसका है ए, ये बी नहीं है, ए है। इसके बाद फिर हम आगे आते हैं 96। 96 ये डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड सवाल है, डायरेक्ट 96 लगा देंगे। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का फार्मूला होगा, वहाँ से सॉल्व होगा। फिर ये भी उसी से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। मोहर सर्कल बनता है, मोहर सर्कल का रेडियस का फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है, मिड पॉइंट के लिए इसको सबने सही किया होगा, ये तो कोई गलत कर ही नहीं सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। इसके बाद आगे आते हैं 99। 99 में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू डेल्टा। फिर 100 है, इसको सॉल्व करेंगे। ये कैंटिलीवर बीम दिया हुआ था, यहाँ पे लग रहा है, इसके लिए ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गई। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट M/EI डायग्राम, मतलब कौन, इसको मोमेंट एरिया थ्योरम से हम 1-2 लाइन में हम बना सकते थे, तो उसी के हिसाब से इसका आंसर आएगा सी। उसके बाद हमारा 101 है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये EAC में काफ़ी बार आया हुआ है, उसी का रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी। 102, 102 का आंसर शियर स्ट्रेस पूछा है। इस प्रकार से डायग्राम बनता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है और ऊपर और नीचे थोड़ा कम होता है, तो 102 का आंसर है डी। फिर 103 का जो आंसर है वो सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, 101 वाले जैसा है, इसका आंसर है सी। और चौथा का जो आंसर है वो है डी। इसमें देख लीजिए स्टेटमेंट वाला है, स्टेटमेंट वाला है तो पूछा है पहला स्टेटमेंट M/E से करता है कि नहीं, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है तो EI से वो करता है। जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस है वो होता है M बाई तो हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो E से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, तो उस पर मैच करता है। इसने बोला है कि सेम होगा, तो इसलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी का स्टेटमेंट सही होगा। तो उसके हिसाब से बाकी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह है, तो उसके हिसाब से इसका आंसर है डी। उसके बाद देखते हैं 105। 105 इसका आंसर है 30। 106 इसका आंसर है 16T, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। 107 इसका आंसर है डी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। 108 2.8 ये फॉर्मूला लग जाएगा, सिग्मा बी का स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हम फिर निकाल सकते हैं, यहाँ से स्ट्रेस आ जाएगा, फिर ये वाला स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यील्ड स्ट्रेस करेंगे तो वहाँ से स्ट्रेस, ये इक्विवेलेंट स्ट्रेस अपॉन यील्ड स्ट्रेस करेंगे तो यहाँ से हमारा 28 आ जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना था। फिर 109 स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। 110 ऑल ऑफ द अबव। 110 का हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
111 थोड़ा लंबा सवाल था, हो सकता है एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम लगेगा इसका। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, फिर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, तो अनसिमेट्रिकल होता है, थोड़ा सा समय लगता है बिना कैलकुलेटर का यूज़ करना है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 112 का आंसर है शियर फोर्स। ये दोनों सवाल दिया हुआ है, दोनों सवाल बहुत सारे टेस्ट में दिए हैं, लगभग लगभग 2-3 टेस्ट में दिए हुआ है, कभी ये दिया था कभी ये दिया था, तो दोनों सवाल यहाँ पे पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्जुगेट बीम मेथड का। उसके बाद है 114। 114 का हमारे पास कितना इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, 3 होता है। उसके बाद इन्फ्लुएंस लाइट डायग्राम बनाते हैं यूनिट लोड के लिए। फिर स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज टू एनालाइज स्ट्रक्चर। स्लोप डिफ्लेक्शन स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम के लिए यूज़ किया जाता है। कास्टिग्लियानो थ्योरम एप्लीकेबल। अब देखते हैं ये सवाल, ये इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर लिया हुआ है। कास्टिग्लियानो थ्योरम एप्लीकेबल व्हेन सिस्टम बिहेव इलास्टिकली, कहीं पे ये आंसर लिया गया है। ओनली व्हेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड, कहीं पे ये लिया गया है। तो ये दोनों आंसर सही हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमको बोला जाए तो हम सी को बोलेंगे, इसलिए क्योंकि हम अगर मेथड ऑफ सुपरपोजिशन लगा रहे हैं तो उसमें ये इलास्टिकली बिहेवियर ऑटोमेटिक आ जाता है कि इलास्टिकली बिहेवियर है वो, तभी हम मेथड ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं। तो अगर ये लगा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक हमारा एप्लीकेबल हो जा रहा है। लेकिन ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारे हिसाब से सी है, लेकिन ए भी ले सकता है। ए और सी दोनों आंसर सही हैं। उसके बाद फिर 118 है, इस पर कुछ कुछ और क्वेश्चंस हैं उसमें बताएंगे, आप देखते रहिएगा सुनते रहिएगा। 118 है, इसका है कॉम्पेटिबिलिटी इक्विलिब्रियम और डीएसडीके पे डिपेंड करता है कौन ज़्यादा है। कॉन्टिन्यूअस कब होगा, इस टाइप का दिखेगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा, जिसमें एक से ज़्यादा स्लैब होना चाहिए और दो से ज़्यादा सपोर्ट होने चाहिए, तब वो कंप्लीट ये हो जाएगा, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। मेथड ऑफ मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, मूवमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करके हम लास्ट में फिर जीरो पे आते हैं, तो ये लगभग लगभग एक अप्रोक्सीमेट मेथड होता है। ट्रस 121 का हो जाएगा दोनों। एक 122 का बी। 122 का ट्रेशन एंड स्टेबल दोनों होता है। अब आता है 123 नंबर का सवाल। 123 नंबर के सवाल में देखिए, जब भी हम फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालते हैं तो ये होता है, यहाँ पे लिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, यहाँ पे सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो देखा जाए तो लिखते हैं इसको जनरली इधर वाले को नेगेटिव, इधर वाले को पॉजिटिव। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों का दोनों जो मूवमेंट है वो हॉगिंग मूवमेंट है, मतलब कि अगर एक बीम में ऐसा मूवमेंट और ऐसा मूवमेंट, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जनरेट किया जाए तो ऐसा मूवमेंट होता है हॉगिंग मूवमेंट, और ये दोनों हॉगिंग मूवमेंट होता है वो नेगेटिव। तो अगर इस मेथड से निकालें तो दोनों होता है नेगेटिव। या तो इसका आंसर ए लेगा या तो इसका आंसर नॉन ऑफ दी अबव भी ले सकता है। अगर उसको साइन के हिसाब से देखा जाए तो एक साइड से क्लॉकवाइज आता है, एक साइड से एंटी क्लॉकवाइज आता है। तो इसका जो मोस्ट, तो अगर एक इसके हिसाब से साइन के हिसाब से देखा जाए, किस घूमने के हिसाब से देखा जाए तो उसके हिसाब से होता है एक साइड माइनस और एक साइड प्लस। अगर इसको हॉगिंग और सैगिंग के टर्म्स में देखा जाए तो ये होता है नेगेटिव, और उसके हिसाब से देखा जाए तो दोनों होता है नेगेटिव, तो उसी के हिसाब से आंसर ए हो सकता है। तो आंसर ए इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब देखते हैं व्यापक क्या लेता है। उसके बाद है 24, तो सबसे जो नज़दीक होता है वो है हमारा ट्रोपोस्फियर। इसके बाद है 125 नंबर का सवाल। इस सवाल को आपने कई बार बनाया होगा, इसका आंसर भी याद हो जाता है, ईएससी में इतने बार दिया हुआ है कि इसका आंसर हो जाता है 6.67। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ पीएच, तो सबसे कम जिसका पीएच होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो इसके हिसाब से ये। अब यहाँ पे बीओडी और कंसंट्रेशन की बात किया है तो इसका हो जाएगा 100 ml। 127 का हो जाएगा 100। 128 का है 8। इसको निकालने का एक फार्मूला होता है 24.45 इंटू कंसंट्रेशन। इसका एक फार्मूला है इंटू कंसंट्रेशन अपॉन में इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो इंटू कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है वो
ppm में। तो इसको सेटिस्फाई करेंगे और इसका मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे SO2 का 64, तो हमको ये आंसर मिल जाएगा 0.8। 19 का है ए। इस टाइप का जो सवाल है वो शायद ही किसी ने बनाया होगा। 130 का है, इसका दो आंसर दिया हुआ है, अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया हुआ है। कहीं पे दिया हुआ है डेप्थ, कहीं पे दिया हुआ है सरफेस एरिया, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है इसका सरफेस एरिया। उसके बाद EDTA का हार्डनेस से रिलेशन है। EDTA का जो रिलेशन है वो हार्डनेस से है। उसके बाद जो इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन से जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे गाड़ी से धुआं निकलता है, तो ये सब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साउंड इंटेंसिटी एक्सप्रेशन, तो डेसिबल में पूछा है, तो डेसिबल में ये बी नंबर वाला एक्सप्रेशन सही होता है। उसके बाद 134 नंबर है। सर्वे का पूछा गया है कि अगर जो टेप है वो लंबा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो जो टेप है वो लंबा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो भी एरिया है वो टेप लंबा हो गया, लेकिन मेजर कर रहा है 20 और एरिया मेजर कर रहा है कम, तो जाहिर सा बात है तो इससे कम आएगा। तो इससे कम में दो ऑप्शन है, तो उसको आपको सॉल्व करना था। तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ रहा है बी। 135 का है ए, 136 का है सी, 137 का अप्रोप्रिएट 790 के आसपास इसका आंसर आ रहा था। अब देखते हैं इसके अप्रोक्सीमेट में दो आंसर है सी और डी, तो उसके हिसाब से देखा जाता है कि कौन सा ले रहा है। सी और डी दो अप्रोप्रिएट आंसर आ रहे हैं। उसके बाद आगे देखते हैं 138 का है ए, 139 का है बी, 140 का है बी, इसके बाद है 141, उसका है सी, 142 का है ये बी, 143 का है बी। इस पे देखिए क्या है कि जो आंसर है V/225 और एक होता है V²/127, एक होता है मिक्स के लिए और एक होता है नॉर्मल के लिए। तो नॉर्मल कंडीशन के लिए लगाएंगे तो इस पे जो फार्मूला में बैठ रहा है तो 0.15 आता है, जो कि हम 0.7 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। 144 का आंसर आएगा ए और 145 का हो जाएगा सी। कोने में पूछा है, कोने में वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं आता है। उसके बाद 146 का है, जब हमारा स्पीड बढ़ता है तो इस प्रकार से उसका ग्राफ बनता है, पहले मैक्सिमम तक पहुंचता है, फिर वो कम साइड जाता है, पहले इंक्रीज होता है फिर कम साइड जाता है। उसके बाद 47 है इम्पैक्ट टेस्ट। टफनेस के लिए इम्पैक्ट मैक्सिमम कांट 10 सेंटीमीटर, ब्रॉड गेज के लिए अलग अलग, गेज के लिए अलग अलग है, क्लास में कराया गया था, अलग से याद करवाया गया था इसको। स्ट्रेचर बार, इसका आंसर देखेंगे आप लोग स्ट्रेचर बार। उसके बाद जो है 150, इसका है 150 में पूछा गया साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग और मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है V/9.5 × √r, तो ये करता है डिपेंड इस पर करता है। और एक होता है मैकेनिकल वाइडनिंग NL²/2r, तो ये जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो थैंक यू। और किसी को कुछ और क्वेरी होगा तो पूछ सकते हैं, किसी को क्लासेस से रिगार्डिंग कुछ जानकारी चाहिए होगा तो भी आप कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और लगभग 6 महीने मिनिमम जो हमारा क्लासेस है वो चलने वाला है। जो डिटेल क्लास होगा वो डिटेल क्लास कॉन्सेप्चुअल क्लास है। इसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम EAC के प्रीवियस ईयर पे ध्यान देंगे, EAC का प्रीवियस ईयर कैसा पूछा गया है, और उसी पे बेस्ड आप लोग ACS का क्वेश्चंस देख रहे होंगे, पैटर्न इसी से बेस्ड बनता है। इससे आसान होता है लेकिन इससे कठिन नहीं होता है। तो इन पेपर्स को हम विशेष ध्यान देंगे, इसका जो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लास में प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो पहले नोट्स क्लास में डिटेल क्लासेस होंगी, डिटेल क्लासेस में नोट्स बनवाया जाएगा, उसी के हिसाब से ये सब क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो ये लगभग 6 से 8 महीना चलेगा। और अधिक जानकारी के लिए जो है वो आप कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। थैंक यू।